प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। जब सान्या यहाँ आ रही थी तो उसने सोचा था कि वह सीधे रोहन के घर पर जाकर ही उसे सरप्राइज देगी, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। उसने तय किया कि वो रोहन को फ़ोन करके होटल में बुलाएगी और उसको अपने सामने बुलाकर ही उससे जवाब मांगेगी। सान्या रोहन को फ़ोन लगाती है और रोहन तुरंत ही फ़ोन उठा लेता है। आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? रोहन, मैं तुम्हारे शहर में हूँ। फ़ोन पर कुछ सेकंड को तो सिर्फ खामोशी रहती है। फिर रोहन हकलाते हुए कहता है, तुम यहाँ कब आई? और मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? बताओ मुझे, कहाँ रुकी हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। सान्या कहती है, मुझे सब पता चल चुका है रोहन, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। रोहन की तरफ से बस सांस लेने की आवाज़ आती है और कुछ देर शांत रहने के बाद सान्या बोलती है, और हाँ एक बात और, मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा तुम्हारा ही है। इतना कहते ही सान्या फ़ोन काट देती है। सान्या ने फ़ोन करने के पहले सोचा था कि वह पहले रोहन को होटल बुलाएगी और उससे सारे सवाल जवाब करेगी, लेकिन रोहन की आवाज़ सुनते ही पता नहीं उसे क्या हो गया, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और उसने गुस्से में रोहन से सब कुछ फ़ोन पर ही कह दिया। रोहन ने जैसे ही सुना कि सान्या प्रेग्नेंट है तो उसके होश उड़ गए। एक क्षण को उसके सामने पूरी दुनिया गोल घूमने लगी, लेकिन रोहन उन लोगों में से नहीं था जो कठिन परिस्थितियों में परेशान हो जाए और दबाव में आ जाए। इसके उलट रोहन को हमेशा स्थिति पर नियंत्रण रखना पसंद था। रोहन ने एक गहरी सांस ली, 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर सान्या को फ़ोन लगाया। पूरी घंटी गई लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन का जवाब नहीं मिला। रोहन ने फिर से फ़ोन लगाया। इस बार सान्या ने फ़ोन उठा लिया। रोहन ने कहा, देखो सान्या, मैंने जो किया उसके लिए मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और ना ही मैं तुमसे और कोई भी झूठ बोलना चाहता हूँ। देखो, तुम मुझे इतना तो जानती हो कि मैंने झूठ भले ही बोला हो, लेकिन मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। रोहन को सेकंड के लिए सान्या का जवाब सुनने के लिए रुकता है, लेकिन सान्या कुछ नहीं बोलती। रोहन फिर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना तो मत बोलो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम किस होटल में रुकी हो। मैं अब तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। सान्या कुछ देर शांत रहती है, लेकिन फिर रोहन को बता देती है कि वो किस होटल में रुकी है। रोहन तुरंत ही घर से निकल जाता है। उसके घर से होटल करीब 10 मिनट के ही दूरी पर था। रोहन अपनी गाड़ी में घर से निकलता है और जैसे ही सान्या के होटल पहुंचता है तो देखता है कि वह होटल के बाहर खड़ी हुई है। रोहन उसके पास पहुंचता है तो वह गाड़ी में रोहन के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, कहीं दूर शहर के बाहर शांत जगह पर ले चलो। कभी कभी हम जाने अनजाने में खुद ही मुसीबत को अपने पास बुला लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या किया है। रोहन और सान्या गाड़ी में बैठे हुए हैं। गाड़ी की खिड़कियां खुली हैं। सुबह का सूरज आधा निकला हुआ है। हवा में हल्की हल्की ठंडक है जो मौसम को बहुत सुहाना बना रही है, लेकिन गाड़ी के भीतर खामोशी है। ना ही रोहन कुछ बोल रहा है और ना ही सान्या। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद रोहन एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देता है। यह जगह शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ से सारा शहर दिखता है। यह जगह रोहन के पिता ने काफ़ी टाइम पहले अपना फार्म हाउस बनाने के लिए ली थी, लेकिन कुछ कारणवश काम कभी चालू नहीं हो पाया और यह ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ी रही। रोहन यहाँ अक्सर काफ़ी देर तक बैठा रहता था। रोहन गाड़ी से बाहर निकलता है और सान्या को उसके साथ चलने को बोलता है। कुछ कदम चलने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इस वातावरण में सान्या का मन थोड़ा शांत हुआ। उसका गुस्सा ठंडा हो गया और इस वक्त सिर्फ उसके अंदर पीड़ा का भाव था। सान्या बोलती है, रोहन क्यों किया तुमने ऐसा? रोहन कहता है, अगर मैं अब तुम्हें ये बताऊंगा तो तुम मुझ पर भरोसा करोगी? अब मेरे लिए तुम्हारी किसी बात पर भरोसा करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी।
अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। तुम उस पर विश्वास करो या ना करो, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ ना देखते हुए भी सामने की तरफ देख रहे थे। रोहन कहता है, मैंने मेरे पिता को मेरी माँ का मर्डर करते हुए देखा है। मुझे पता है कि मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मेरे पिता ने मेरी माँ को फांसी पर लटकाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रोहन फिर सान्या की तरफ देखता है और पाता है कि सान्या की नज़रें एकटक रोहन के चेहरे पर टिकी हुई हैं। रोहन के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बस एक बहुत गहरा शून्य है जो उसकी आंखों में नज़र आ रहा है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रोहन सिर्फ शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में ही है। प्रिय दोस्तों, इसी तरह बने रहिए इस कहानी में मेरे साथ। आगे की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।